हेलो, मेरा नाम है एडी एविल और ये है आई एम पॉसिबल, जो इंडिया का पहला फ्यूचर टेक मीट्स सस्टेनेबिलिटी पॉडकास्ट है। और आज मेरे साथ है अक्षित ओस्तवाल, को फाउंडर ऑफ ऑरेंज वॉलेट, जो एक पहला क्रॉस चेन फोकस्ड वॉलेट है। और आज हम लोग कुछ यूनिक ट्राई करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला हिंदी एपिसोड होगा तो हमारे साथ है अक्षित ओस्तवाल। सो अक्षित, रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। तो आज हम लोग बात करने वाले, द मेन टॉपिक है ऑब्वियसली वेब 3.0, आपका कंपनी ऑरेंज वॉलेट, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो मेरे ख्याल से ना इसका सबका स्टोरी शुरू होता है ब्लॉकचेन से। लेट्स टेक आवर ऑडियंस बैक टू द शुरुआत। ये कहाँ से शुरू हुआ था? सो बेटर होगा कि हम लोग वेब 1, वेब 2, वेब 3 को वो ब्रेक डाउन करें, देन वी गो टू ब्लॉकचेन। या श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद वेब 1 की वेब 1 में सबसे इनिशियल डेज जब .com बबल स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो उससे पहले कैसा होता था पूरा जर्नी यूजर की, इंटरनेट कैसा होता था। सो इंटरनेट जस्ट केम इन, अभी इंटरनेट आया था। देन व्हाट हैपेंड कि इंटरनेट के ऊपर लोगों ने स्टैटिक फाइल डालना चालू कर दी थी। सो दैट वाज द एरा ऑफ वेब 1। वो वेब 1 का एरा था जहाँ पे आप एक नॉर्मल स्टैटिक टेम्पलेट या वेबसाइट अपलोड कर सकते थे जिसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता था, नथिंग डायनेमिक, कोई भी डेटाबेस नहीं था, कुछ भी लिंकिंग नहीं थी, बस एक पेज डाल के आपने इंटरनेट पे छोड़ दिया, देन पीपल कैन गो और वहां पे आपकी साइट पे आके आपका पेज देख सकते हैं। दैट्स वेब 1। वो वेब 1 था, बेसिक ऊपर का। देन वेब 2 केम इन, जहाँ पे डायनेमिक डेटा आया फील्ड के अंदर और डायनेमिक चीजें, बहुत सारी चीजें आई, डायनेमिक वेबसाइट्स बनने लगेगी जिसके अंदर डेटा अपडेट हो सकता है। सो इसके अंदर सेंट्रलाइज डेटाबेसेस होते थे, लाइक Amazon AWS डेटाबेस यूज कर लेंगे, MongoDB का डेटाबेस यूज कर लेंगे, SQL डेटाबेस यूज कर लेंगे, पर्सनली होस्टेड सर्वर हो जाएंगे वहां पे। तो ये चीजें होने लगी वेब 2 के अंदर। तो वेब 1 था स्टैटिक डेटाबेस, स्टैटिक वेबसाइट्स, सब कुछ स्टैटिक, नथिंग कैन बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता था उसमें। एक बार जो बन के डल गया, देन नेक्स्ट प्रोडक्शन रिलीज होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा। वेब 2 के साथ में डायनेमिक डेटा आने लग गया, डायनेमिक वेबसाइट्स आने लग गई कि ऑन द गो आप चेंज कर सकते कुछ भी चीजें। ई कॉमर्स वेबसाइट चालू होने लग गई, पेमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट गेटवे चालू होने लग गए, फिर सिक्योरिटी की बात होने लग गई कि डेटाबेस को कैसे सिक्योर करें, ये सब वेब 2 के अंदर आ गया। एंड ये टाइम था जब .com बबल बस्ट हुआ, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां निकली, लाइक पेपाल, Amazon, फेसबुक, सब वेब 2 के एरा में निकली। एंड नाउ हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है। सो वी आर अगेन, लाइक द होल इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू एरा ऑफ वेब 3, लाइक न्यू एरा ऑफ वेब की वेबसाइट, वेब का पूरा एक नया एरा है दैट इज नेम्ड वेब 3। सो व्हाट बेसिकली वेब 3 है क्या, छोटा छोटा अगर मोटा मोटा भी अपन बात करें, सो इट्स जस्ट दैट वेब 2 के अंदर डायनेमिक डेटा था बट सेंट्रलाइज डेटाबेस था। वेब 3 के अंदर डायनेमिक डेटाबेस होगा बट वो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, लाइक एवरीवन विल हैव द एक्सेस टू द डेटाबेस, सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। नाउ अब बात आती है कि ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज डेटाबेस की बात आती है और वेब 3 की बात आती है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी थी जो मोस्टली बिटकॉइन के साथ में ओरिजिनेट हुई, उससे पहले भी बहुत सारे व्हाइट पेपर निकले थे, बट बिटकॉइन के साथ में सतोशी नाकामोटो ने इसको इंप्लीमेंट किया फर्स्ट। सो इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन, सारे डेटाबेस, एक ब्लॉकचेन, एक पब्लिकली डिसेंट्रलाइज सर्वर या फिर डेटाबेस मान लो, उसके ऊपर पब्लिश होने लग गए थे। इसके अंदर कोई भी इनपैरिटी नहीं हो सकती थी, यूजर जाके हैक नहीं कर सकता था, क्योंकि द लॉट ऑफ थिंग्स की प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए। कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि सारी चीजें डिसेंट्रलाइज कर दी। जो डेटाबेस था अब किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास में नहीं था, कि पहले अगर पेपल डाउन हो गया, पेपल के सर्वर डाउन हो गए, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे नहीं भेज सकते थे। वेब 2 के अंदर ये सीन था। वेब 3 के साथ में क्या हुआ, बिटकॉइन के साथ में, कि ये जो सर्वर थे इसको डिसेंट्रलाइज करके तोड़ के लोगों के अंदर बांट दिया, कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल बना दिया जिसको नोड्स बोलेंगे हम लोग, राइट। तो नोड्स, हर एक नोड एक एक अपना अपना एक छोटा छोटा सर्वर बन गया। अब किसी को भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है, मेरे को आपको पैसे भेजने हैं, मेरे को अमेरिका में भी पैसे भेजने हैं, वेब 2 के अंदर मेरे को पेपल के सर्वर से जाना पड़ता था। अगर पेपल का सर्वर अलाउ करता है मेरे को यहाँ से अमेरिका भेजना, तो मैं भेज सकता हूँ। केवाईसी होनी पड़ती थी वहां पे, जरूरी कि आपकी केवाईसी अमेरिका में होनी चाहिए, मेरी इंडिया में केवाईसी होनी चाहिए। और अगर बीच में कभी पेपल चाहे तो फ्लैग कर सकता था कि ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। लेट्स से कि मेरे को $100,000 आपको भेजना है, पेपल वाज लाइक कि नहीं, एक साथ $100,000 नहीं भेज सकते आप भैया, आप 50,000 ही भेज सकते हो, $10 ही भेज सकते हो। तो वहां पे मैं जाके अटक जाता था। अब वेब 3 के अंदर ये सब चीजें एलिमिनेट हो गई, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं रही, सब डिसेंट्रलाइज हो गया, तो सब नोड्स के पास में। सो मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, लेट्स से मेरे को आपको कोई भी $10 भी भेजना है, मैं ट्रांजेक्शन करूंगा बिटकॉइन के ऊपर, आई विल पुट योर पब्लिक एड्रेस एंड साइन इट विद माय प्राइवेट एड्रेस, प्राइवेट की। वो ट्रांजेक्शन जाएगा सभी नोड्स के पास में, अंटिल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड्स उसको वेरीफाई कर देंगे कि या दिस ट्रांजेक्शन इज लेजिट, कि अक्षित के पास में $10 है एडी को भेजने के लिए। वंस दैट इज वेरीफाइड, then $10 will be deducted from my account and it will deposited into your account। और ये जो भी ट्रांजेक्शन का डेटा हुआ है, ये सारी लेजर पे स्टोर हो जाएगा, जो कि डिसेंट्रलाइज है, यानी कि हर किसी के पास में, आपके पास में भी सेम डेटाबेस है, मेरे पास में भी सेम डेटाबेस है। अब इसके अंदर कोई
जाके छेड़खानी नहीं कर सकता। लाइक स्कैम, अगर आपने स्कैम वो मूवी देखी हो तो उसके अंदर क्या हुआ था कि एसबीआई की जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स वाली जो डेटाबेस था उसके जाके बंदे ने खुद ने डेटाबेस पे चेंज करा था कि दिस करोड़ को कुछ चेंज करा था कि इतने करोड़ की सिक्योरिटीज मेरे पास है। अब कोई भी हैकर आके चेंज नहीं कर सकता कि अक्षित के पास में तो 500,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं लाइक दैट्स, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए उसको बाकी सब सर्वर्स पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये काफी कम्बरसम, काफी हेक्टिक टास्क हो जाएगा, काफी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा, एक एक नोड पे जाके डेटा चेंज करना है, कुछ भी करना। और इसके अंदर एक और सिक्योरिटी लेयर तब आ जाता है क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होता है इसके अंदर ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉकचेन इज लाइक मिक्स ऑफ टू वर्ड्स, ब्लॉक प्लस चेन। तो ब्लॉक्स ले लो, आपके डेटा के ब्लॉक्स हो गए, उन सबको एक एक चेन में जोड़ते जाओ तो ब्लॉकचेन होगी। कि हिस्ट्री से एक जेनेसिस ब्लॉक बनता है, दैट इज स्टार्टिंग ब्लॉक, कि जहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फर्स्ट ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हुई वो जेनेसिस ब्लॉक। उसके बाद में उसके आगे 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 एक और ब्लॉक्स जुड़ते आएंगे जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी एक ब्लॉक के अंदर। अब हर ब्लॉक का एक हैश बनता है, जो कि कोई भी एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, SHA-256 कोई भी एल्गोरिथम, उसका एक हैश बनेगा। जो हैश डिपेंड करेगा कि अगर उसके अंदर से एक लेटर भी आपने चेंज कर दिया ट्रांजेक्शन के अंदर से तो उसका हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा उस ब्लॉक का। अब उस ब्लॉक का हैश जाता है जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा उसके अंदर एज अ प्रॉपर्टी कि हाँ लास्ट ब्लॉक का एड्रेस ये था, देन सारी ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक की, एंड देन उस ब्लॉक का नया हैश कैलकुलेट होगा। सो अगर किसी को पास्ट में जाके कोई डेटा चेंज करना है कि आज से 10 ब्लॉक पहले, अभी जो ब्लॉक चल रहा है लेट्स से अभी 10,000 ब्लॉक चल रहा है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन चेन के अंदर, और आज से 5-10 ब्लॉक पहले कुछ डेटा चेंज करना है तो उसको आने वाली 10 चेंज का भी डेटा चेंज करके फिर से सबको पब्लिश करना पड़ेगा और नोट पे डालना पड़ेगा। और इतनी देर में जब वो काम करेगा तब नया ब्लॉक आ जाएगा उसके अंदर। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि अभी तक तो कोई सॉल्व कर नहीं पाया कि कोई अंटिल क्वांटम कंपटीशन नहीं आ जाता तब तक इसको कोई हैकेबल कर नहीं सकता। क्वांटम कंपटीशन के साथ में भी हैकेबल हो सकता है। So this is मोटा मोटा blockchain. So thank you for simplifying Web 1, Web 2, Web 3, blockchain, उसके साथ में आपने डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसके बारे में आपने कुछ बेसिकली मतलब कुछ समझा दिया। पर what I'm going to do is I'm going to try and simplify it further for the audience, you know, or summarize it. So I mean the audience knows. So Web 1 स्टैटिक था, जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकता था, आपने वेबसाइट डाल दिया, कुछ नहीं था। वेब 2 वाज डायनामिक, यू कुड डू you know a lot of things and it spawned a lot of businesses, you know, whatever today we do, you know, right from Airbnb to Facebook to Instagram to your Uber to Amazon, everything is a product of Web 2.0 where we can create these dynamic businesses. और जो ये ट्रांजिशन होने वाला है जिसके बारे में हम लोग सारे बात कर रहे हैं कि वेब 3.0 क्या है, दैट इज द एक्साइटिंग स्पेस, क्योंकि जो हमारा ये कंप्यूटर है इज गोइंग टू evolve the next evolution which is going to go from you know web 2.0 to web 3.0 where instead of just being static it won't be just dynamic but also it could also break the layers of 2D because क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है all interface है, whether it's your phone, your computer, your TV screen, your theater screen, everything is 2D. बट जो हम जो वर्ल्ड में जा रहे हैं, जो मेटावर्स और डिजिटल वर्ल्ड वेब 3.0, इट्स गोइंग टू बी अ 3D world, an interactive world, and I think the most important play of that Web 3.0 you said is going to be decentralized, and what we talk about is that interoperability. Though I think, you know, you said कि मतलब we are going towards that decentralized world, but ये जो dynamics है, you know, I don't really know how it's going to pan out because जो भी देखो हमारा सारे कंपनीज, you know, बैंक्स देखो हमारे मतलब बिग कंपनीज, या फेसबुक देख लो, मतलब जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया कंपनी है, इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज कंपनी। तो अगर मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर मैंने क्रिएट किया, कुछ बनाया और उसमें मर डाल दिया, अगर वो वीडियो हो या फोटोग्राफ हो, तो क्या होता है, मुझे सिर्फ क्या मिलता है, लाइक्स मिलते हैं। बाकी सब जो लेके जाते हैं उसका जो अगर उसमें कुछ भी अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है, इट ऑल गोज टू द कंपनी। सो एज अ क्रिएटर यू डोंट गेट एनीथिंग बट लाइक, सो all the centralized functioning is like that. Banks, it functions in a centralized way. So there is an authority who kind of decides कि चलो ठीक है, मैं मनी प्रिंट करो, मेरा मन को भाया तो कुत्ता काट के खाया, तो मनी वो प्रिंट कर लिया और उसके ऊपर वो कैसा भी इंटरेस्ट बना लिया। पर you're saying that decentralized Web 3.0 is going to be far decentralized, where more people in the organization or DAOs where there is code which is running is going to create that organization further. So let's, मेरे ख्याल से हम लोग है ना इसके ऊपर ही स्ट्रिक करते हैं, बिकॉज आई थिंक द डिसेंट्रलाइजेशन सब्जेक्ट कितना बड़ा है, क्योंकि वो ये नो सेंट्रलाइज कंपनी और नो सेंट्रलाइज्ड नेशंस
बैंक्स कंपनीज विल बी रेडी फॉर इट. तो पहले मेरे ख्याल से हम लोग शुरू करते हैं कि थोड़ा ना उसको ये उसको थोड़ा समझा दो ना, फॉर द ब्रेक इट डाउन. ये सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या होता है, ये तीनों में एक ब्रेक डाउन करो और फिर बाद में मुझे बताओ ना कि ये क्या हमारा जो सेंट्रलाइज कंपनीज है, नेशंस है, विल दे बी ओपन फॉर समथिंग लाइक दिस? So let's start with पहले डेफिनेशन बता देता हूँ तीनों की डेफिनेशन क्या. व्हाट इज ट्रेडिशनल फाइनेंस, जिसको TD5 बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस C5 एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस D5. So traditional finance is the traditional finance services that we use, like कि FD करवा दिया, RD करवा दिया, बैंक में जाके पैसे डाल दिया, HDFC, एक्सिस बैंक, BOB, SBI, whatever बैंक सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है. स्टॉक्स के अंदर अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, इंडेक्स फंड में लगा दिया, बॉन्ड्स खरीद ली, सो SGB खरीद लिया अपन ने. ये सब चीजें जो अपन ट्रेडिशनली करते थे कि हाँ लेट्स से गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है हेज करने के लिए गोल्ड में डाल दिया अपने पैसा, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो हेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में डाल दिया, दोनों डाउन जा रहे हैं तो हेज करने के लिए रियल स्टेट में अपन ने पैसा डाल दिया, राइट. सो दिस इज ऑल ट्रेडिशनल फाइनेंस. अब बात आती है सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर. सो सेंट्रलाइज फाइनेंस एक होता है क्रिप्टो के अंदर, विच इज वॉल्ट, बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइनबेस, crypto.com. ये सब जो है जो सेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं अराउंड दिस क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स दैट वी कैन से. ठीक है, एंड द सेम थिंग्स गोस फॉर लाइक बैंक्स की. बैंक्स भी एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात कर लेते हैं उनको. वी विल नॉट पुट देम इनटू सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द यूजर ऑफ द व्यूअर्स, कि C5 इज फॉर द क्रिप्टो एंड D5 इज फॉर द क्रिप्टो. ट्रेडिशनल फाइनेंस इज फॉर द नॉर्मल करेंसी, नॉर्मल फिएट करेंसी जो अपन यूज करते हैं. या अगेन व्हाट इज फिएट करेंसी? सो फिएट करेंसी नॉर्मली जो INR, JP, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर्स, ये सब US डॉलर, ये सब फिएट करेंसीज में. एंड रेस्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, डोज कॉइन, शिट कॉइन, एनीथिंग लाइक दैट, वो सब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, राइट. सो बात करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर. सो ट्रेडिशनल फाइनेंस की सबसे पहले बात करें कॉस्टिंग के ऊपर. सो ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर कॉस्टिंग फॉर कंपनी टू ऑपरेट इन द ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्ल्ड, कॉस्टिंग कितनी ज्यादा है उसके लिए. दे हैव अ पर्टिकुलर पर्सन, जो लोगों का पैसा जो म्यूचुअल फंड में लोग डाल रहे हैं उसको अलग अलग म्यूचुअल फंड के अराउंड, अलग अलग स्टॉक्स के अराउंड, इक्विटीज के अराउंड वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है टाइम टू टाइम, मार्केट चेक करते हुए कि अगर मार्केट में ये चीज अब जा रही है तो इसके ऊपर लगाओ, ये इंडेक्स अब जा रहा है इसके ऊपर लगाओ. सो उसको सैलरी देनी, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने रखे हुए. देन दे हैव कि बैंक्स की बात कर लो, बैंक्स के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय जस्ट फॉर द की अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन जो आई उनके लिए, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, कैशियर्स, इतना सारा स्टाफ ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर. सो बैंक की ह्यूज ब्रांचेस के अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग ब्रांचेस खोलना, सो दैट इट इज इन द रीचेबल पोजीशन फॉर अ यूजर, की यूजर के आसपास में ही है बैंक, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है. देन देयर इज अ पार्ट की अर्निंग कैसे हो सकती है बैंक के थ्रू. सो नॉर्मली बैंक दो चीजें यूज करती है. फर्स्ट इज यूजर डिपॉजिट देयर मनी इन द सेविंग अकाउंट्स, FD, RD, कोई भी एक काइंड ऑफ सेविंग के अंदर बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है फॉर रिटर्न की. हाँ कुछ 5% रिटर्न आ जाएगा, 6% FD पे आ जाएगा, 2% सेविंग अकाउंट पे आ जाएगा. नाउ व्हाट डज बैंक डूज विद दैट मनी, कि बैंक को सारा पैसा लेता है, उनको या तो एज ए लोन बाकी कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर वो हैवी चार्ज करता है, लेट्स से 10%, 14% एजुकेशन लोन, 20% एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, जिसके ऊपर वो हैवी इंटरेस्ट देता है. और हमको कितना देता है? 2%. उनसे ले रहा है, लेट्स से नॉमिनल ले लो, कार इंश्योरेंस लिया किसने, कार लोन लिया, कार लोन का नॉर्मल जाता है 8 to 12% उसका रिटर्न लेता है वो, मतलब इंटरेस्ट लेता है. एंड यूजर सेविंग अकाउंट्स में अगर मैंने डाल रखा है, अगर मैंने FD में भी डाल रखा है, दैट इज द बेस्ट थिंग अ बैंक कैन ऑफर. उसके ना मैक्सिमम देता है 5 से 6%. बीच का 3%, 4% बैंक खुद के लिए रख लेता है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ है, उसकी इतनी बड़ी ऑपरेशन कॉस्ट है. दिस इज ऑल ट्रेडिशनल फाइनेंस किया. एज ए यूजर अगर मैं ट्रेडिशनल फाइनेंस का कस्टमर हूँ जो डिपॉजिट करे सेविंग्स के अंदर, सो मेरे को तो एक्चुअली में इंटरेस्ट बहुत कम ही मिल रहा है जितना बैंक कमा रहा है उससे, तो बिकॉज बैंक को खुद का भी प्रॉफिट निकालना है, कस्टमर उसकी एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट निकालनी, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. देन लेट्स टॉक अबाउट C5 के अंदर ये सब चीजें कैसे मिटिगेट होती है. सेम थिंग लाइक, सो C5 के अंदर वी हैव एक्सचेंजेस, कि वॉल्ट का एग्जांपल ले लो और लेट्स से बाइनेंस का एग्जांपल ले लो, कि बाइनेंस के ऊपर क्या है कि यू कैन गो एंड स्टेक योर क्रिप्टो करेंसीज. वॉल्ट के अंदर भी यू कैन गो एंड स्टेक योर क्रिप्टो करेंसीज, कि आपने USDT ले लिया, यू हैव स्टेबल करेंसी which की उसकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगी. सो USDT इज अ स्टेबल करेंसी which is one on one pegged with US dollar, कि एक USDT कॉइन की वैल्यू हमेशा $1 के बराबर देगी. सो देयर आर मेनी डिफरेंट स्टेबल करेंसी लाइक USDT, DAI, USDC एंड मोर ऑन. सो मेरे पास में USDT है, मैंने जाके स्टेक कर दिया, वहां पे मेरे को 12% का APR मिल रहा है. ठीक है. अब नाउ व्हाट दिस C5 आर आल्सो डूइंग, कि ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म होते हैं इनके पास में, सेम एज बैंक वर्क, कि बैंक के अंदर हम पैसा डालते हैं, वो दूसरों को लोन देते हैं. बट यहाँ पे जो इतना बड़ा डिफरेंस होता है
कि मेरे को 2% मिल रहा था या फिर 6% मिल रहा था ऑन एफडी, और यूजर से वो चार्ज कर रहे थे जिसने लोन लिया उससे 8% नॉर्मल कार लोन पे, बैंक अगर होम लोन एजुकेशन लोन लिया तो 12-15%, वट एवर अमाउंट। सो काफी बड़ा एक गैप था इसके अंदर, राइट, जो कि मैं एज अ कस्टमर मिस कर रहा था वहाँ पे, कि वो मेरा पैसा मेरे को मिलना चाहिए था एक्चुअली, बट वो कॉस्टिंग के अंदर जा रहा था। अब सीफाई के अंदर सारा कोड गवर्न कर रही है एक छोटी सी कंपनी, एक कंपनी गवर्न कर रही है, उसका कोड लिखा हुआ है, दे हैव द एक्सचेंजेस, उसके अंदर ही वो लैंडिंग करा लेते हैं। तो लैंडिंग के अगर अगर लेट्स से मेरे से 12% ले रहे, तो लैंडिंग वालों से वो 14% ले रहे, सो दे आर जस्ट टेकिंग दिस 2%, और कभी कभी तो इससे भी कम होता है कि 0.5%, 0.2%, इतने मिनिमल मार्जिन पे भी ऑपरेट कर लेते हैं, बिकॉज उनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम है, सारी चीजें ऑन द मोबाइल है, सब चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है, दे जस्ट नीड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन और वेबसाइट बना दो, अलग अलग बैंक ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं, दे नीड टू हैव अ गुड कस्टमर सपोर्ट, ऑल्दो कि कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इसके अंदर यूजर को फायदा बहुत सारा हुआ, राइट। अब आ जाते हैं अपन डीफाई के अंदर। सीफाई के अंदर सारा काम जो था ट्रेडिशनल फाइनेंस और सीफाई के अंदर, सारी जो अपना से एसेट्स है, अगर मैं लॉक कर देता हूँ कहीं पे, अगर मैंने स्टेकिंग पे डाल दिया सीफाई के अंदर, या फिर मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो सारी की जो अथॉरिटी हो जाती है वो बैंक के पास में या सीफाई प्लेटफॉर्म के पास में आ जाती है, कि यूजर का पैसा वो होल्ड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। लाइक मेरा पैसा पड़ा तो मेरे अकाउंट में, बट वो होल्ड कौन कर रहा है मेरे लिए, बैंक्स और दिस सीफाई प्लेटफॉर्म। नाउ समटाइम्स क्या हो सकता है कि कभी कोई बैंक दिवाला निकल गया, बैंक का विजय माल्या जैसे कोई आ गया, बैंक लूट के चला गया, सो बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा, सो यूजर का पैसा जो लगा वो तो गया वापस से यूजर के लिए, और बैंक इसके अंदर फिर या तो आरबीआई बीच में इंक्लूड करेगा और कुछ मिनिमम की दे देगा कि मिनिमम यूजर को इतना तुम वापस दे ही देंगे एट दिस पॉइंट। बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, जस्ट कि जब न्यूज बार आई कि डिफॉल्ट हो गया फिर बैंक, सो इतनी लंबी लाइन लग जाएगी, पैसा नहीं होगा कभी बैंक के पास में देने के लिए, तो पैसा निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी थी। अब वहां पे एक जगह से एक पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ, हैक हुआ, पैसा चला गया सारा मेरा, राइट। ऑल्दो दैट वाज माय मनी, कि मेरा खुद का पैसा था मेरे अकाउंट में था, बट होल्ड कोई उसको और कर रहा था, उसकी अथॉरिटी किसी और के पास में थी। सेम गोज विद सीफा प्लेटफॉर्म की, अगर मानो ना मानो खुदा ना खास्ता कभी सीफा प्लेटफॉर्म हैक हो गया एंड वहां से मेरा फंड चला गया, लेट्स से बाइनेंस का भी हैक हो गया, मेरा फंड वहां से चला गया, सो मेरा पैसा तो डूब गया। सो व्हाट विल आई गेट बैक? सो मोस्टली सीफाई के अंदर इंश्योरेंस प्लान होते हैं, बिटगो बिटमार्ट सर्विसेज होती है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बट फिर भी एक एक छोटा सा रिस्क तो है ही वहां पर, राइट। एंड फिर बात आता है डीफाई के अंदर। डीफाई के अंदर क्या है कि आई एम द यूजर, आई एम द होल्डर, मेरा खुद का अकाउंट है, आई हैव माय ओन डीफाई वॉलेट, लाइक ऑरेंज वॉलेट या कोई भी एप्लीकेशन में यूज करता हूँ डीफाई वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट, उसके अंदर मैंने मेरा खुद का पैसा रखा हुआ है। आई ओन द प्राइवेट की, आई ओन द पास फ्रेज, आई ओन द एक्सेस टू माय वॉलेट, और किसी के पास में एक्सेस नहीं, तो सारा पैसा मेरे पास में सेफ है, अनटिल अनलेस मैं खुद जाके पब्लिकली किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद जाके हैक्ड नहीं हो रहा है, फिर मैं फिशिंग अटैक का शिकार नहीं हो रहा हूँ नॉर्मली। तो जो रिस्क था इतना बड़ा कि कोई एक प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को मैं दे दूं, जहाँ पे अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि अगर वो प्लेटफॉर्म या तो फेल हो गया, लेट्स से कि अगर सीफा प्लेटफॉर्म की बात करूं, उनके सर्वर डाउन हो गए, तो दैट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 घंटे के लिए सर्वर डाउन हो गए, तो 2 घंटे के लिए आप अपना पैसा इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, उन्होंने ट्रांजेक्शन होल्ड कर रखे हैं सारे, आप फिएट से विड्रॉ नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सेम थिंग अगर बैंक के अंदर मैं नेफ्ट या आईएमपीएस कर रहा हूँ, लेट्स से यूपीआई भी कर रहा हूँ, यूपीआई ऑल्दो बहुत कम डाउन जाता है, बट फिर भी गूगल पे बहुत बार डाउन जाता है सो यूपीआई कर रहा हूँ, कभी यूपीआई के सर्वर डाउन है तो मैं ट्रांजेक्शन कर नहीं पाऊंगा, मैं बाइंड हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ गया, सेंट्रलाइज है इसलिए। डिसेंट्रलाइज डीफाई के अंदर क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया, डिसेंट्रलाइज क्या है कि अलग अलग सर्वर्स चल रहे हैं, हर कोई अपना वैलिडेटर नेटवर्क चला रहा है, हर कोई सर्वर चला रहा है, सो कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहा। तो अगर मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है यहाँ से यूएस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कभी स्विफ्ट कोड मेरा गलत मतलब किसी स्विफ्ट कोड बंद हो गया, फिर आईएमपीएस बंद हो गया, या रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हम कोई भी यूक्रेन वालों से पैसा नहीं लेंगे अब, रशियन बैंक, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेज सकता, लेकिन स्टिल कि हाँ बहुत सारे नोट्स है, किसी न किसी नोट्स के थ्रू होते हुए पहुंच जाएगा, मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट टू हैपन एट दिस पॉइंट जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। सो मेरे साथ ही मतलब मेरे एक दोस्त रशिया में पढ़ रहा था, ही वाज डूइंग डॉक्टरेट ओवर देयर। सो व्हाट हैपेंड कि वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, बहुत सी चीजें अचानक से वॉर डिक्लेयर हो गई, तो वहां पे बहुत कुछ बंद हो गया यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर। सो उसकी फैमिली को वहां यहाँ से उसको पैसा भेजना था टू गेट हिम बैक टू द होम, कि उसको फ्लाइट की टिकट वगैरह कराने के लिए। अब वहां पे बैंक चल नहीं रहे थे, एटीएम कार्ड नहीं चला था उसका, आईएमपीएस नहीं कर सकते थे बिकॉज रशिया यूक्रेन ने बंद कर दिया था फॉर सम बाकी सिटी कंट्रीज ने भी। सो व्हाट दे डिड कि उसने वहां पे एक डीफाई अकाउंट खोला, उसका डीफाई वॉलेट खोला वहां पे, ठीक है। देन यहाँ से मेरे दोस्त, मतलब उसके पेरेंट्स जो वहां पे था, उसके पेरेंट्स ने मेरे दोस्त को यूपीआई करा पेमेंट, मेरे दोस्त ने क्रिप्टो खरीदा यूएसडीटी, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, वहां पे उसने विड्रॉ करा, उससे उससे वापस से फ्लाइट लेके रिटर्न इंडिया है। तो दैट इज द बेस्ट यूज केसेस कि कहाँ पे मेन काम आ जाएगा डीफाई। सो दैट इज वेयर डीफाई कम इन हैंडी, कि
यू होल्ड योर ओन क्रिप्टो करेंसीज। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर C5 प्लेटफॉर्म के ऊपर लेट्स से मैं केक स्टेक कर रहा हूँ अभी बाइनेंस के ऊपर, at one point of time Binance दे रहा था let's say 64% of APR on cake token if you stake on their platform। और वही अगर आप DeFi के अंदर जाके पैनकेक स्वैप के ऊपर करोगे तो they were giving 170%, 100%। तो C5 प्लेटफॉर्म भी काफी अच्छा कमीशन खुद के लिए रख लेते हैं to operate for themselves। so अगर कोई DeFi यूज कर रहा है तो वो उस कमीशन का भी पार्ट ले सकता है kind of that thing। so this is much safer। C5 से सेफ हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहा यूजर के लिए कोई। then user holds his own cryptocurrencies, crypto assets, जो भी उसके assets है वो सब यूजर खुद होल्ड करता है। सो उसको किसी पे ट्रस्ट करने की भी जरूरत नहीं कि हाँ कि मैं बाइनेंस पे भरोसा करूं कि नहीं करूं। मालूम पड़ा बाइनेंस ने अपनी ऑपरेशंस बंद कर दी इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल आई डू, मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा कहीं। सो DeFi के अंदर पड़ा है तो हाँ मेरा पैसा मेरे पास में पड़ा हुआ है, मैं कभी भी जाके उसको निकाल सकता हूँ। Lovely, yeah, Akshita. Thank you for explaining it so nicely, right from the difference between the traditional finance, central finance, and DeFi. And all of these have its own plus and minus points. Even DeFi का अभी तक मतलब obviously because it's not completely binded, as a technology, so it also has its nascent, the teething problems. But somehow I'm very positive and gung ho about the decentralized finance because. Like you said, there's no single point of failure. Everything is spread out in different nodes. So now if you go to see हमारे जो गवर्नमेंट है, नॉट जस्ट इंडिया एज अ गवर्नमेंट, आई थिंक सारे देश मेरे ख्याल से इज अ लिटिल अवर्स टू दिस फुल ब्लॉकचेन, द क्रिप्टो स्पेस और द NFT और द Web 3.0. आई थिंक in fact I don't know why there is more regulation. If there is regulation then it's pretty fine, but then somehow at least हमारा इंडिया का कॉन्वर्सेशन है कि बैन कर दो, and they are also regulating, there is a 30% crypto tax which उन लोगों को डाल ही रहे, मतलब so they're making money out of it, plus there is 1% TDS digital asset tax that they are talking about. So what is it that would you like to share your viewpoint? So Indian government first they wanted to like ban this DeFi completely, कि decentralized finance जो है, DeFi जो है, crypto है, इनको ban कर दें। Why is that reason? क्योंकि जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, how is a government formed, कि उसको क्या चाहिए, गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट है, they need central authority over the money making things, in my perspective. This can be good, this can be true, this can be false. I'm not a politician or anything like that, I'm just pointing out my own views। कि गवर्नमेंट को चाहिए सेंट्रल कंट्रोल और मोस्ट ऑफ द थिंग्स की जहाँ पे पैसा ज्यादा होता है। Like if you talk about the minerals or if you talk about the coals, if you talk about the petroleum, anything like that जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा रिसोर्स ओरिएंटेड है कोई भी चीज, लाइक कि कोल की माइनिंग हो गई, मेटल एक्सट्रैक्शन हो गया, आयरन की प्रोडक्शन हो गई, स्टील की प्रोडक्शन हो गई, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है नॉर्मली। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, पेट्रोलियम के ऊपर, कोल के ऊपर, शुगर, इवन ऑन शुगर प्राइसेस, वेजिटेबल्स, जो भी रिसोर्स ड्रिवन इंडस्ट्री है वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एंड प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आ जाते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है हर कंट्री के अंदर नॉर्मली। सो इंडिया हैज सेबी, IT डिपार्टमेंट एंड RBI टू प्रिंट मनी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के पास में फॉर डिफरेंट रिसोर्स ओरिएंटेड थिंग्स और मे बी फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट don't want to lose that control over this highly what we say, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है उस मार्केट के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं जाने देना चाहिए कभी भी गवर्नमेंट। लाइक कोल के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सब गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि कौन सी कंपनी को, लेट्स से TCS, अडानी और कोई भी कंपनी को कितना कोल की लैंड्स देनी है, माइंस देनी है, कितनी माइनिंग वो कर सकते हैं एक ईयर के अंदर, कितना कोल वो निकाल सकते हैं, किस प्राइस पे बेच सकते हैं। अगर इफ दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दैट कोल तो इलेक्ट्रिसिटी को कितनी यूनिट बना सकते हैं, एंड हाउ मच दे कैन चार्ज टू यूजर आल्सो, कि कंज्यूमर को कितना चार्ज कर सकते हैं, ये तक भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिया के अंदर, राइट। सो गवर्नमेंट कहीं पे भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। लाइक मनी प्रिंटिंग की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, म्यूचुअल फंड्स को मतलब स्टॉक मार्केट्स गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि सेबी क्या है, RBI मनी कंट्रोल करेगा कि कहीं पे भी कुछ फ्रॉड नहीं है। एंड दैट इज गुड इन वन सेंस कि हाँ वी हैव इंडियन गवर्नमेंट समवन हु इज रेगुलेटिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, की कोई इस पर नजर रख रहा है कि कहीं पे कोई फ्रॉड ना हो जाए। लाइक समवन इफ समवन गॉट्स डिफॉल्टर, गवर्नमेंट विल गो आफ्टर हिम। We have CBI, we have police department, we have everything, IT department to go after him कि हाँ उसको चेस करेगा। But that is normally like Web 2 department, पुराना वाला era। अब now we are talking about the crypto thing, where the code is the law। जहाँ पे code crypto के अंदर we have smart contracts, that is the law, like that defines what happens and what not, कि कब print होगा money, कब नया Bitcoin generate होगा, कितने miners को कितनी fees मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, that all is defined by code।
So government wants control over DeFi also. Now this cannot be happen. Why? Because DeFi is decentralized in nature. जो crypto है वो decentralized in nature के अंदर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुई एक तरीके से, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बोलूं, जो DeFi को बनाया, क्रिप्टो को बनाया, दैट इज केप्ट इन माइंड कि इसको डिसेंट्रलाइज ही बनाना है, फॉर दैट यूजर कैन यूज इट ऑन देयर ओन, कि हाँ कोई किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो। अब गवर्नमेंट को इस पर रेस्ट्रिक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि नाउ एनीवन कैन डू ट्रांजैक्शन टू एनीवन। अब गवर्नमेंट कांट ट्रैक कि मेरे पास में कितना पैसा है डीफाई के अंदर। अगर मैं 1 लाख करोड़ भी रख के बैठा हूँ लेट्स से डीफाई के अंदर, आई डोंट हैव दैट मच मनी, बट मेरे पास में अगर पड़ा है तो गवर्नमेंट को तब तक पता नहीं जब तक मैं कोई केवाईसी प्लेटफॉर्म से आके उस वॉलेट को लिंक नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली खुद कह नहीं रहा हूँ कि ये मेरा वॉलेट है, राइट? कि मेरे पास में एक डीफाई वॉलेट पड़ा हुआ है, सम XYZ वॉलेट, और मैंने उसको जाके बाइनेंस या वज़ेरेक्स के साथ में केवाईसी करवा दिया एक बार कि हाँ वहाँ पे मैंने पैन कार्ड दे दिया अपना, वहाँ पे आधार कार्ड दे दिया, एंड देन दैट वॉलेट इज लिंक। वहाँ पे मैंने पब्लिकली बोल रखा है कि दिस इज माय ओन वॉलेट, व्हाइट लिस्ट कर दो इसको, ऐसा कुछ भी कुछ कर रखा है। अंटिल देन गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये मेरा वॉलेट है। सो गवर्नमेंट को पता नहीं पहली बात तो कि किसके पास में कितना पैसा पड़ा है क्रिप्टो के अंदर। सो दैट देयर कम्स द पार्ट ऑफ टैक्सेशन, कि अगर गवर्नमेंट डोंट नो कि किसी बंदे के पास में कितना पैसा, तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे चार्ज करेगी। सेकेंड थिंग, जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंस होता था या फिर सीफाई होता था, वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी जिसको सब पता होता था, दे कीप ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स कि कौन से यूजर है। केवाईसी होती थी मेनली, तो कि यूजर की केवाईसी है, सो ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड टू अ सिंगल पैन कार्ड और सिंगल आधार कार्ड ऑफ अ यूजर। इफ यू हैव आधार कार्ड पैन कार्ड डेटा, देन यू कैन जनरेट हिज क्रेडिट हिस्ट्री, कितना लोन कब लिया है, कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना बैंक अकाउंट है, ऑल द थिंग्स गवर्नमेंट कैन पुल आउट ऑफ दैट वन थिंग। नाउ क्रिप्टो के अंदर आते ही दैट सेम थिंग्स गोस लाइक कि कैसे होगा ये सब चीजें, कि गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी कि किसके पास में कितना पैसा है, कौन कितने चीजें होल्ड कर रहा है, किसके कौन कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इवन दैट जब तक यूजर को वो किसी वॉलेट से लिंक नहीं कर सकते पब्लिकली। सो दैट इज व्हाई, एंड आल्सो देयर इज वन पार्ट की या क्रिप्टो इज यूज्ड बाय टेररिस्ट, या टेररिस्ट भी यूज करते हैं फॉर फंडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, बट दैट इज अ रियली स्मॉल पार्ट। जब क्रिप्टो नहीं था तब भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, एंड तब भी इंडियन गवर्नमेंट इज राइट नाउ कंसीडरिंग क्रिप्टो टू गैम्बलिंग इटसेल्फ। तो गैम्बलिंग अभी भी होती है इंडिया में, एंड बोथ लीगली इलीगली दोनों तरीके से होती है। बैटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, सो गवर्नमेंट इज जस्ट इम्पोजिंग द टैक्स ऑन क्रिप्टो एज दे आर इम्पोजिंग द टैक्स ऑन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के ऊपर उन्होंने 30% टैक्स लगाया था, सेम थिंग क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगा दो, 1% TDS लगा दो। देन देयर इज न्यूज कमिंग अप कि फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, देन यू विल हैव टू पे 20% टैक्स ओवर दैट थिंग। एंड अभी जस्ट रिसेंटली रूमर आया कल परसों ही कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चार्ज अराउंड what 25%, I guess 28%, yeah 28% GST अगेन ऑन द दिस ट्रेडिशन। कोई भी एक्सचेंज वगैरह पे किस पे भी कुछ करोगे तो 28% GST और ऊपर से चार्ज करिए। सो गवर्नमेंट को एक चीज तो पता पड़ गई कि वी कैन नॉट बैन द क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो को बैन करने के लिए नॉर्मली अगर किसी साइट को बैन करना होता है, कोई सेंट्रलाइज सर्विस को बैन करना है आपको, तो उसका सर्वर एड्रेस बैन कर दो, IP ब्लैकलिस्ट कर दो, उस कंपनी को जाके लीगल नोटिस दे दो कि अगर आप इंडिया के अंदर ऑपरेट करोगे देन विल डू सम लीगल चार्जेस, कुछ लीगल चार्जेस लगेंगे, इतने का फाइन होगा, दैट्स इट। तो कंपनी इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर देगी। नाउ द थिंग इज विद क्रिप्टो इज दैट दे डोंट नो हु इज द ओनर ऑफ द क्रिप्टो। क्रिप्टो नेटवर्क इज फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ इवन लेट्स से इवन इफ आई एम होल्डिंग अ क्रिप्टो नोड राइट नाउ, इथेरियम नोड अगर मैं अपने घर पे चला रहा हूं, लेट्स से आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, बट अगर मैं चला रहा हूं, सो गवर्नमेंट हैव टू गो एंड फाइंड आउट एवरी क्रिप्टो नोड एंड देन tell them कि इंडिया में you cannot operate and all of these things. Whom should they talk कि किसको जाके बोले कि यार इंडिया में मत करो तुम लोग ऑपरेट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सो इंडिया ने सोचा कि we'll ban the crypto, एनी कंट्री अगर किसी ने भी सोचा कि we'll ban the crypto, they'll first need to know ना कि किसको जाके बोले कि यार तुम इंडिया में मत करो ऑपरेशंस। तो they don't know the single party, so what they do is like कि demotivate कर दो लोगों को, put the tax so heavily on the crypto कि उससे जो गेन्स है वो भी एक तरीके से लॉस हो जाए, बिकॉज जो 30% टैक्स लग रहा है दैट इज ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर आप लॉस सेटलमेंट नहीं कर सकते। सो टू गेन लेट्स से इवन अ सिंगल डॉलर आउट ऑफ अ क्रिप्टो एक्सचेंज, और कोई आपने ट्रेड करी, यू विल हैव टू मेक एटलीस्ट लेट्स से 35% ओवर दैट ट्रेड ऑन, सो दैट आपने 30% टैक्स भी दे दिया, 1% TDS भी काट दिया, उसके आप बाद में जो भी टैक्स डालो उसके बाद में जाके आपके लिए कुछ बचे तो ही आप जाओगे ना उसमें इन्वेस्ट करने। सो government is going that way on the crypto right now कि yeah we cannot ban it right now, everyone like कोई भी आप किसी से पूछोगे everyone will say कि you cannot ban crypto in any way, आप बस उसको demotivate कर सकते हो यूजर को to not use this crypto, राइट। एंड आई थिंक यू नो जो गवर्नमेंट कर रहा है वो मेरे ख्याल से इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, बिकॉज मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जो तरीके से ग्रो हो रहा है
वो अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर यू एज अ नेशन, अगर इंडिया नहीं कर रहे हो, और somebody else is doing it. और ये जो आपने बताया कि चलो ठीक है, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी का एक प्रॉब्लम है कि मतलब वो देयर इज यू नो द डार्क वेब, इट कैन बी यूज्ड इन बैड वेज, इट कैन बी यूज्ड इन यू नो वेरियस नेफेरियस पर्पसेस. बट देन जो टेक्नोलॉजी, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, it is such a beneficial technology. It is a trust based technology. It says that it will take out I mean, you know, the walls. It will create more transparency and an open ecosystem. So blockchain jo hai wo, it's not just going to be used in your finances, but it can be used across different industry sectors, you know, supply chain ho, your education ho, healthcare ho, and these use cases are being leveraged by other nations. So agar इंडिया अगर वो उसका स्टांस लेता है कि मतलब चलो ठीक है, लेट्स डीमोटिवेट दिस सो, एंड यू नो देयर वोंट बी एनी मतलब यूजर्स, बट वो नहीं रहेगा, बिकॉज यू सेड, यू नो, द एंटायर टेक स्टैक has become so big and crypto has become so big. You know, today I think Bitcoin or the entire crypto is like, the market cap is over $1 trillion. So if you're not leveraging it, you're missing out on this. So I hope that we change the stance. In fact, I mean, I would like to read out this tweet which Robert Leshner, who's the founder of Compound Labs, he had tweeted. So Compound Lab is one of the leading lending decentralized finance protocol. So उसने tweet किया था कि decentralized finance is not going to be called DeFi in the next 5 years. It's just going to be called finance, and all finance is going to be run on blockchains. Most assets will make their way onto a blockchain. So ये हमारा future है. It's clearly the future. That's where the everyone is going. So अगर the organizations or nations, as a nation, we do not understand this, अब अपना गाड़ी निकल जाएगा और इंडिया रुक जाएगा. बिकॉज लुक एट चाइना इज रेसिंग एंड इट्स लेवरेजिंग ऑल ऑफ दे आर ऑल्सो डूइंग द CBDC. You know, so yes, I think it's a larger need for us to leverage all of these and find ways, common grounds. And if अगर वो regulate करना है तो regulate in a way where don't do it in a way just मतलब उसको regulate करना है, चलो demotivate कर दो, इतना टैक्स डाल दो कि मतलब हमारा जो इंडिया के सारे सबसे बड़े स्टार्टअप्स है, they're running abroad. सो देन वो होगा ना, ब्रेन ड्रेन होगा कि बिकॉज हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मतलब है ना, हमारा अब सबसे बड़ा हमारा देश में सबसे बेस्ट सीईओज बनते हैं, पर वो क्या हो रहा है, हमारा वो सीईओज इज फॉर फॉरेन कंपनीज, वो भाग रहे हैं यहाँ से, इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं. तो इधर वी क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर दे come back because you are creating an empowering enabling system rather than saying कि चलो नहीं ये मत करो वो मत करो. So I think there is more need to create an enabling empowering ecosystem, but looking at के चलो ठीक है, अगर लगे गवर्नमेंट को कि यहाँ पर इसको ये इस चीज को हमें रेगुलेट करना है तो करो, but in a way where we empower it. Now you are the co-founder of Orange Wallet. तो ये हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे कि मतलब ये ऑरेंज वॉलेट है क्या और ये वॉलेट करता क्या? बिकॉज यू नो देयर इज हार्डवेयर वॉलेट, देयर सॉफ्टवेयर वॉलेट. तो मेरे ख्याल से उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करो ना कि हार्डवेयर वॉलेट होता क्या है, सॉफ्टवेयर वॉलेट होता क्या है, वो करता क्या है, और आपका जो कंपनी है ऑरेंज वॉलेट. Sure. So Orange Wallet is basically a cross-chain DeFi wallet. So like what is the problem out there in the market? मैं आपको explain करता हूँ थोड़ी सी कि फिर I will go to like कि cross-chain DeFi wallet क्या होता है and actually सब चीजें क्या होती है. So I explain you कि DeFi क्या होता है, decentralized finance क्या होता है, crypto क्या होता है. Now अगर एक यूजर को इसके अंदर घुसना है, let's say if you want to have an account कि मेरे को एक अकाउंट चाहिए and I want to use this DeFi services, dApps out there. dApps is decentralized applications out there. So you need an account, and for that account is similar to like having an wallet. कि wallet है मतलब आपके पास में एक account है by in which you can store the money. You can store money. You can also store NFTs in that wallet, and you can trade anywhere. Like कहीं पे भी कुछ भी send करना हो, receive करना, you can do it via the wallet. So for that you need a wallet to enter into the DeFi decentralized world. So there's this different wallet provider out there like MetaMask, Trust Wallet, and us also. So we all have the same protocol of creating a wallet and everything. So let's say if a user have a wallet on MetaMask, they can also use that same wallet on Orange Wallet or Trust Wallet or any other decentralized wallet out there, right? So now what is Orange Wallet? It is a first cross-chain mobile wallet. So there's the different layers, the different blockchains out there like Ethereum, Polygon, BSC. So सबके ऊपर user have a different wallet out there.
सो फॉर दैट थिंग व्हाट यूजुअली एक यूजर करता था कि मेटामास्क पे जाके अलग अलग चेन ऐड करता था उसके आरपीसी वगैरह डाल के, और ऑन ट्रस्ट वॉलेट आल्सो, और वहाँ पे उसके अलग अलग चेन्स के वॉलेट बनते थे। एंड अगर कोई यूजर को डीफाई के अंदर जाके कुछ इंटरैक्ट करना है कोई भी वेबसाइट के ऊपर, सो लेट्स से पूल टुगेदर एक बहुत ही अच्छा सेविंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जाके अगर उसको इंटीग्रेट पूल के अंदर पैसा डालना है, सो व्हाट ही विल डू इज लाइक कि पहले pooltogether.com की साइट पे जाएगा, उनका ऐप खोलेगा, देन वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कनेक्ट योर वॉलेट टू द वेबसाइट ऑन वेबसाइट और एप्लीकेशन आउट देयर। उसके लिए आइदर यू विल यूज अ क्रोम एक्सटेंशन जो मेटामास्क यूज करता है, और यू विल यूज अ वॉलेट कनेक्ट फीचर जिसके अंदर क्यूआर कोड स्कैन करके यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल वॉलेट टू वेबसाइट आउट देयर, राइट। सो काफी कम्बरसम प्रोसेस फॉर यूजर अगर कोई ओनली मोबाइल यूज करता है और एंड कोई डीफाई को ऑन द गो यूज करना चाहता है कि हाँ मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, मेरे को पूल टुगेदर करने पैसा डालना है, मेरे को कुछ ट्रेड करना है, कि मैं यहाँ से बैंगलोर जा रहा था फ्लाइट के अंदर, 2 घंटे की फ्लाइट के अंदर मार्केट क्रैश हुआ, आई वांट टू पुट मनी इन बिटकॉइन अगेन, सो अब मैं लैपटॉप निकाल के बैठूं लैपटॉप एयरपोर्ट के ऊपर या एयरप्लेन के अंदर, दैट इज अनदर थिंग। और सिंपल थिंग क्या होगी कि फोन खोलो, जैसे मैं C5 को यूज करता हूँ कि बाइनेंस फोन पे खोला, ट्रेड करा, फटाफट से हो गया मेरा पैसा, काम करा। सेम थिंग अगर मैं डीफाई के अंदर करना चाहता हूँ, सो आई नीड अ मोबाइल वॉलेट की जिसके लिए सारी फंक्शनलिटी हो, जिसके लिए मैं सब चीजें कर सकूं। सो विद दैट थिंग वी डेवलप ऑरेंज वॉलेट की जो कस्टमर्स जो हम मतलब वी हैव बीन इन द क्रिप्टो मार्केट फॉर पास्ट 4 years, सो वी फाउंड आउट द लूप होल्स की क्या क्या लूप होल्स से क्या क्या मिसिंग है DeFi कम्युनिटी के अंदर, DeFi वॉलेट के अंदर से we put all those things in the mobile wallet and we created orange wallet. So इसके अंदर we have integrated with 5 chains, so user have to just enter the fast phase or seed phase once, and then we'll create a wallet for him on the 5 different chain, that is Ethereum, Polygon, BSC, Arbitrum, Avalanche. And we have also integrated Solana. So Solana is a non-EVM based chain जहाँ पे बहुत सारा NFT का boom चल रहा है अभी. So we have integrated with that. So with same seed phrase or same mobile wallet, user can also dive into the world of Solana. Normally, Trust Wallet, MetaMask don't support Solana. For that, you'll have to use another wallet called Phantom Wallet or some other wallet. So we try to do that thing. And then the things come कि जो मैं native जो मैं websites पे जाके कर रहा था, जो different apps थे, अब सबका UI different होता है. There's different steps that you need to take on to deposit money in pool together in Aave, in Compound or anything like that. अब मुझे चाहिए वो सारा यूजर को फ्लो के अंदर कुछ चेंज नहीं हो, यूजर जस्ट नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, अपना अमाउंट डालना है, साइन ट्रांजैक्शन करनी है, दैट्स इट। यूजर के लिए इतना ही काम का है, हम चाहते हैं तो व्हाट वी प्रोवाइडेड इज लाइक की नेटिव डीफाई इंटीग्रेशंस। सो वी हैव अ डीफाई टैब इन द ऑरेंज वॉलेट जहाँ पे हम नेटिवली जो भी डीफाई टैब्स के साथ में इंटीग्रेट करते हैं, वी क्रिएट द नेटिव यूआई, मोबाइल स्पेसिफिक यूआई की जो कि मोबाइल फ्रेंडली यूआई है, यूजर को अच्छे से समझ में आए, एंड वी ट्राई टू कीप द यूजर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट अक्रॉस दिस डिफरेंट थिंग्स दैट वी डू इन द मोबाइल वॉलेट। So user can do a transaction with just 3 taps in the mobile wallet, on in mobile wallet. User can send and receive money. User can hold their NFTs. User can view their NFTs. User can even click a picture and then mint an NFT. That is the first in the DeFi wallet out there in the mobile application also. कि यूजर को कोई अच्छी चीज दिखी, मैं अभी ताजमहल के वहां घूम रहा था, आई फाउंड ताजमहल की, ताजमहल की एक NFT बनाते हैं एंड आई विल क्रिएट एन NFT कलेक्शन आउट ऑफ दैट थिंग। तो आई ओपन माय ऑरेंज वॉलेट, मैं अपने कैमरा से भी फोटो खींचता हूँ, आई हैव ऑरेंज वॉलेट, सो उसके अंदर एक फीचर है क्लिक एंड मिंट NFT। वहां पे जाओ, वो पॉलीगॉन चेन के ऊपर एक NFT मिंट कर देगा, आइदर बाय यू क्लिक अ पिक्चर और कोई फोटोज गैलरी से आप फोटो उठा के उसके NFT मिंट कर दो, एंड वाई ऑन पॉलीगॉन चेन बिकॉज पॉलीगॉन चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है, तो इसलिए यूजर को काफी सस्ता पड़ता है मिंटिंग एन NFT। Then we have integrated with OpenSea. Now user have NFT and user want to dive into world of NFTs कि मेरे को BAYC खरीदना है, बोर्ड एप यार्च क्लब, और मेरे को क्रिप्टो किटीज खरीदनी है, या फिर मेरे को मून डॉग खरीदना है, कुछ भी एक NFT खरीदना है जो कि बहुत बूमिंग चल रहा है, आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन NFT। अब इसके लिए OpenSea इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर। नाउ OpenSea अगर आपको कुछ बाय सेल करना है, यू हैव अ मोबाइल वॉलेट, लेट्स से ट्रस्ट वॉलेट है, सो यू गो टू OpenSea वेबसाइट ऑन डेस्कटॉप, वॉलेट कनेक्ट का क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन करोगे मोबाइल से, देन आपका मोबाइल कनेक्ट होगा, देन यू विल हैव टू सर्च फॉर अ BAYC, वहाँ पे BAYC खोलोगे, फिर बिड मारोगे, बिड वहाँ पे मारोगे, साइन आपको मोबाइल पे करना है, फिर वहाँ पे एक्सेप्ट होकर दिखाएगा, फिर आप देखोगे कि हाँ फोन के अंदर आ गया, या कि मेरे पास वॉलेट में आ गया, ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल, यहाँ वहाँ सो व्हाट वी डिड इज लाइक OpenSea को नेटिवली इंटीग्रेट कर देता ना, लेट्स कि इतना सारा बूम है, इतने सारे यूजर्स है NFT के ऊपर, सो OpenSea का खुद का मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन भी है, बट उसके अंदर भी बाय सेल नहीं कर सकते आप NFT, वो केवल शोकेस कर सकते हो आप NFT या देख सकते हो। सो वी आर द फर्स्ट मोबाइल वॉलेट जिसके अंदर OpenSea इंटीग्रेटेड है, और प्लस बाय सेल भी कर सकते हो NFT, सो इवन बेटर देन OpenSea एप्लीकेशन। सो यहाँ पे जाओ, यू कैन बाय एंड सेल NFT ओवर देयर, वी हैव स्वैप्स और ब्रिजिंग, लाइक यूजर के पास में लेट्स से पॉलीगॉन पे मेरे पास में 10 USDT पड़े हैं एंड आई वांट BNB ऑन बाइनेंस, ठीक है। अब ये एक तो होता है कि आप सेम चेन के ऊपर टोकन स्वैप कर रहे हो कि इथेरियम के ऊपर मेरे पास में USDT पड़े एंड आई वांट इथेरियम
on Ethereum. So आप 1inch पे जाओगे, Quickswap पे जाओगे, Uniswap पे जाओगे, वहाँ पे स्वैप कर दोगे, ठीक है. That is one thing. We have that thing in mobile also कि वहाँ पे आप कोई भी एक से चेन के अंदर कर सकते हो. Now this is different thing कि जहाँ पे आपको एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर जाना है और प्लस टोकन भी स्वैप करना. नॉर्मली यूजर को क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि बाइनेंस जैसी कोई सेंट्रलाइज सर्विस यूज करो, अपना पैसा बाइनेंस वॉलेट में डालो, बट आपको वहाँ पे केवाईसी कराना पड़ेगा, ठीक है. तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को पता पड़ सकता है, यू हैव कि यहाँ पे प्राइवेसी अपनी यूज करो. फिर बाइनेंस से वहाँ पे आप बाइनेंस के ऊपर BNB चेन के ऊपर डाल दो और यूज देयर नेटिव ब्रिज और ऑफिशियल ब्रिजेस जो होते हैं वो यूज करो, जो कि पॉलीगॉन से इथेरियम पे डालो, देन इथेरियम से बाइनेंस पे. बीच में जो लेयर 1 आ गई इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा हाई होती है. सो और ऊपर से आपको 2 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी तो आपको डबल फीस लग रही है. नाउ मोबाइल ऑरेंज वॉलेट के अंदर यू कैन डू दिस इन जस्ट अ सिंगल टैप, एक कॉइन फ्रॉम वन चेन टू अनदर कॉइन ऑन अनदर चेन, एक सिंगल टैप के अंदर. सो मच यूजेबिलिटी फॉर यूजर के लिए लाइफ कितनी आसान हो गई. सो हमने बस इसी को माइंड में रखा कि यूजर की लाइफ कैसे आसान हो रहा है. सो Web3 इज ग्रोइंग विद Web3 के यूजर्स भी ग्रो करेंगे. अभी तक तो जो थे प्रो यूजर्स थे, वी कैन से कि हाँ जिन्होंने इथेरियम 2000 पे खरीदा था, अभी वापस से प्राइस या $2000 पे खरीदा था इथेरियम, वो लोग ज्यादा थे. अब जैसे जैसे क्रिप्टो की क्या कहें कि क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मोर यूजर विल कम इन. और जब न्यू यूजर आएगा, कोई नया यूजर आएगा फ्रॉम CeFi और ट्रेडिशनल फाइनेंस, ही नीड्स अ सिंप्लीफाइड एक्सपीरियंस. कोई डेवलपर आएगा नहीं, जरूरी कि हर बार डेवलपर आए कि उसको सब पता है कि मेटामास्क के अंदर RPC कैसे ऐड करना है, और उसको पता है कि हाँ मेरे को ये सर्च करना पड़ेगा कि मीडियम पे जाके आर्टिकल देखो बाइनेंस चेन कैसे ऐड करते हैं और फिर मैं करूंगा. उसको इतना सब झंझट नहीं चाहिए यूजर को. यूजर नीड्स कि हाँ एक जगह मेरे को सारा काम हो रहा है, मेरे को बस 3-4 टैप्स करने पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा और सारा यही कंसिस्टेंट है. सो बस वी ट्राई टू क्रिएट अ सेम वॉलेट विद द सेम थिंग्स आइडियाज इन अवर माइंड, और इसी के अंदर हम काफी सारे इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं. वी आर स्टिल इन अ बीटा फेज राइट नाउ, वी डोंट से वी आर इन स्टेबल रिलीज. बहुत सारी चीजें हैं that we find that are missing right now in the wallet. We'll put those things up, like many different things. I'm not going to leak out the roadmap right now, but अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाली है, and that we are going to be an aggregated experience of the whole DeFi, NFT, IDOs, IPOs, prediction market, all of these things throughout the DeFi world. So अगर किसी को DeFi के अंदर dive in करना and he don't have too much knowledge about the DeFi और कुछ ज्यादा hassle नहीं चाहिए, he can just use Orange Wallet, and on top of that we have all the basic features of Trust Wallet, MetaMask, all these basic features of this wallet. So we are building on top of that, I can say with that. ये जो नया टेक्नोलॉजी का क्या होता है मालूम है कि मतलब ये स्पेशली ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टी वो काफ़ी मतलब वो आदमी को बबला जाता है कि मतलब वो क्या है क्या वो, बिकॉज देयर इज सो मच प्रोसेस इन इट. यू वांट टू स्टार्ट अप एन अकाउंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और मतलब स्टेकिंग इन उसमें वो 10 प्रोसेस है वो, और ऊपर से आके वो गवर्नमेंट ने आके बोल रहा है कि चलो एक टैक्स डाल दो. सो इट इज जस्ट अ कंफ्यूजिंग एंड वेरी painful process for a user. But you're saying that with Orange Wallet, I mean, you're making life simpler and easier for the consumer, and I guess that's the way to go, because I guess jo ye movement ho raha hai, there is so a larger movement of the funds being offloaded from the traditional finance onto your DeFi. So and there is a larger audience who are now, like you said, accepting cryptocurrency, and they want to know what it is. But I just really hope कि मतलब someday, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब because अपना जो everything is thought about in economics term. I hope that the ones who are investing in cryptocurrency understand the underlying utility of the crypto, rather than thinking of it just as an investing model कि चलो ठीक है इसमें पैसे डालो इसमें पैसे बनाओ. मेरे ख्याल से जो ये cryptocurrency है, there are so much of utility under it. It shouldn't be just looked at यार चलो ठीक है इसमें चलो मुझे पैसा बनाना है. Yes, obviously it is a way where you can make money. But if you understand the cryptocurrency, if you understand blockchain, if you understand what it can also do, I think that would be a way when there'll be a mass adoption of your blockchain, your cryptocurrency, and if ये Ethereum और Bitcoin के बारे में आप बताना चाहोगे, क्योंकि मतलब जो मोटा सा है कि Bitcoin tokens है, ये Ethereum is complete ecosystem. तो इसको मतलब ये ब्रेक डाउन कर पाओगे क्या और बता पाओगे मेरे ऑडियंस को क्या मतलब ये डिफरेंस क्या है Ethereum और Bitcoin के बीच में? Yes, sure. So Bitcoin was the first one in the market of the crypto. Satoshi Nakamoto introduced that thing. So Bitcoin has the basic functionality of a finance system that is sending and receiving money.
So with the Bitcoin, you can only do this simple thing. That is, let's say I have X amount of money and you have Y amount of money in your wallet, and I want to send, let's say, $10 from my wallet to your wallet. What you can do with Bitcoin is like X minus 10, Y plus 10. So my account minus $10, your account plus $10. That's it. That's the basic computation data Bitcoin chain or Bitcoin transaction can do. But on top of, like, then this man Vitalik Buterin came in and he thought we can build so much on top of this blockchain. We can build so much on top of this decentralized chains or decentralized nodes that we have. Why only limit to X minus 10, Y plus 10? Let's do more on top of that. Let's put locked staking, flexible staking. Let's do X, Y, Z, and hell lot of the different things. So what he introduced is, like, he started working on the Ethereum chain, and he created Ethereum chain. On Ethereum, you can do X plus X minus 10, Y minus 10. Like I'm sending you 10 plus. But on top of that, you can do many different things. NFT is non-fungible token, that is cannot be replicated or कुछ भी individually एक individual चीज जिसको कुछ replicate नहीं कर सकते, जिसको अपन like a music कि एक बार किसने बना दिया. So see, he has the right on music. Someone can also create the same thing, but he has the right कि हाँ उसने सबसे पहले बनाया, kind of that thing. So NFTs are those things. So why not include NFTs की artistic work को भी on chain decentralized के ऊपर store करो. We can do that on Ethereum. We can do many different things. People are building games on Ethereum. पूरा गेम का ट्रांजेक्शन की फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्लेयर टू प्लेइंग अ गेम टू ऑल द ट्रांजेक्शन, जितनी भी चीजें हो रही है सारी इथेरियम के ऊपर हो रही है. वी कैन डू दैट थिंग नाउ बिकॉज ऑफ इट. क्या हुआ, इथेरियम यूजेस अ मॉडल ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल, सो इन विच अ कंप्यूटेशन इज नीड टू बी डन, और जिससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है. सेम इज यूज्ड बाय बिटकॉइन आल्सो. सो इससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा, एनर्जी कंजप्शन होता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज होती है. यू नीड टू हैव highly rigged Ethereum miners to mine a block on Ethereum. So that's why now Ethereum is moving to proof of stake mechanism, where it will be a lot easier and it will be what we say defined in the proof of stake कि आप कितना पैसा होल्ड करो, कितने Ethereum आपके पास में, validated networks and kind of this thing. So the same things like this problem कि Ethereum इतना costly है because of proof of work mechanism, और इतनी सारी transaction हो रही थी इसके ऊपर. तो उसके ऊपर क्या करा, लोगों ने सोचा कि दिस पॉलीगॉन गाइस, दिस बीएससी गाइस, दिस एवलांच आर्बिट्रम, ऑल दिस लेयर 2 पीपल जो भी फाउंडर्स है, सबके दिमाग में मोस्टली एक आइडिया था, क्या इथेरियम इज टू कॉस्टली बिकॉज ऑफ द प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म. सो लेट्स बिल्ड अ सेम चेन, इथेरियम का ही यूज करते हैं. वी विल यूज द सेम कोड बेस एज इथेरियम. इथेरियम इतना सिक्योर है, लाइक इथेरियम हैज अ बिग कम्युनिटी ऑफ डेवलपर, बिग डेवलपमेंट गोइंग ऑन. हमेशा उसमें ईआईपी कुछ ना कुछ ऐड होते रहेंगे, सिक्योरिटी अपडेट आते रहेंगे. सो यूज इथेरियम एज अ सिक्योरिटी लेयर and will do the transaction on our own chain. कि खुद की चेन बनाते हैं, layer 2 chain, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे, हम ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बनाएंगे, and then we'll push that block onto the Ethereum कि वेरीफाई वहां पे हो रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी लेयर के लिए Ethereum काम कर रहा है. So that's how layer 2 came into picture. So layer 2 are working on layer 1 कि Ethereum chain है, this is Ethereum chain. Just on top of it, they created their own chain जहां पे सारी ट्रांजेक्शन कर रहा है यूजर. And why it is cheaper for them? Because they are using proof of stake mechanism mostly on this chain. So इसके ऊपर यूजर प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है, जहां पे यहाँ पे $100 लग रही थी इथेरियम के ऊपर. नाउ इट इज ओनली कॉस्टिंग $0.1 फॉर अ यूजर टू डू अ ट्रांजैक्शन ऑन लेयर 2 चेन. एंड नाउ व्हाट दे विल डू इज लाइक पॉलीगॉन विल डू इज लाइक पॉलीगॉन अदर डिफरेंट लेयर 2 विल डू इज लाइक हजारों ऐसी ट्रांजैक्शन लेंगे, उनके ब्लॉक्स बनाएंगे और ब्लॉक्स इथेरियम पे पुश करेंगे वो लोग उनकी तरफ से. सो दैट इज इट इज वेरीफाइड ऑन इथेरियम आल्सो. सो डबल वेरिफिकेशन भी हो गया, काइंड ऑफ दिस थिंग. बहुत सारी डिफरेंट चेन्स है लाइक जेके सिंक, बीएससी, आर्बिट्रम, एवलांच, all works on different kinds of mechanisms. सबके थोड़े different laws है, but मोटा मोटा यही है कि layer 1 थी इथेरियम. बिटकॉइन से कैसा लगा इथेरियम? बिटकॉइन के अंदर ओनली x minus 10 y plus 10 हो सकता था, that's it. इथेरियम के अंदर उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें डाल सकते हो आप लोग. आप लॉक्ड स्टेकिंग डाल सकते हो, NFTs डाल सकते हो. NFT के बहुत सारे हैं, जैसे कि 1155 है, अलग अलग ERC टोकन है NFTs की भी, वो सब सपोर्ट करता है. Then they can do a hell lot of things on Ethereum. Smart contract solidity के ऊपर लिखो, जो चाहे वो करो. आजकल इतनी सारी चीजें हो रही थी Ethereum के ऊपर. And on top of that, Polygon इंट्रोड्यूस कर दिया, BSC इंट्रोड्यूस कर दी layer 2, जहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम है. So इससे यूजर की यूजेबिलिटी और बढ़ गई कि हाँ, पहले जहाँ मेरे को $100 लग रहे थे कि आवे के अंदर मेरे को पैसा डिपॉजिट करना है, now I can do with $0.1 of transaction fees only. So that is layer 1, layer 2, layer 3. You're saying कि मतलब Bitcoin is a token and Ethereum is a complete ecosystem
a sustainable ecosystem where you can build anything over it, and we are just मतलब शुरू कर रहे हैं, और there are these other companies over here, Polygon, जो मतलब वो है ना वो layer 2 डाल के मतलब it's just making simpler, but then अपना यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब you know जो which I think you missed to point out or speak about India's brain drain, you know there are these the startups like WazirX who are moving out of India, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? Right, sure. So India has been facing this problem of brain drain from really past, to be honest. Like India के अंदर इतने अच्छे developers थे, इतने अच्छे entrepreneurs थे, they will all, what will they'll do is like IIT यहाँ से कर लेंगे, IIM में चले जाएंगे, then they'll go to some business school in London और अमेरिका में जाके business school करेंगे, and then they'll join the FAANG companies out there. Now why is that? कि because India missed the Web 2 bubble also. कि India ने Web 2 जब introduce हुआ था तो India, like PayPal was there for a long time of period in US and Canada out there. बट यहाँ पे पेटीएम को आने में कितना टाइम लगा, विच इज जस्ट कॉपिंग द सेम थिंग एज पीपल ऑन टॉप ऑफ दैट. हाँ, बहुत सारी चीजें उसने ऐड करी पेटीएम ने, बट यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा, यूजर को अडॉप्शन में कितना टाइम लगा. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी चीजें थी उस समय भी. सेम थिंग इज हैपनिंग इन Web3 आल्सो. Web3 के अंदर देयर इज सो मच गोइंग ऑन आउट देयर इन द वर्ल्ड कि पीपल लाइक इंडियन फाउंडर्स लाइक संदीप have built it पूरे की पूरी एक चेन बना दी which is now like the most usable layer 2 out there. इतना ज्यादा ग्रोथ है. Recently a news came out just today कि even Meta like Facebook, Instagram will use Polygon network to work on the NFTs and all of these things. How good is this? Like Stripe or Razorpay, like Stripe, I guess Stripe is integrating with Polygon for the crypto transaction and all of these things also. So this big layer has been made up by the Indian founders, and now they are not here in India. They have shifted on a global scale. India क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? Because इंडिया के अंदर as I thought कि इंडिया के अंदर पहले तो इतना बैन का उन्होंने डाल दिया कि we'll ban this cryptocurrency, will not put this. So then they put regulations. Then कोई अगर if someone is inventing on blockchain और कुछ crypto के ऊपर बात करे, so Indian government don't want to talk about it. They don't want to do funding on the top of that. They want to do stuff related to blockchain, but not in the cryptos related. ब्लॉकचेन के बारे में बात किया, पर हम लोग ने ब्लॉकचेन के यूज केस के बारे में बात नहीं किया. तो ब्लॉकचेन का ऑब्वियसली बिसाइड्स फाइनेंस देयर अदर यूज केसेस आल्सो. सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन के दूसरे यूज केसेस क्या है? That is there are other use cases of blockchain also apart from cryptocurrencies or finance. Like there's this really idea of this कि जो लोगों का हेल्थ केयर डेटा होता है right now it is फाइल्स के अंदर सेव होता है right now. So government had a plan कि सब आधार कार्ड पे सेव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. Right, so we can do that in blockchain also. कि एक blockchain आपका वॉलेट बना दिया, let's say आधार कार्ड को ही आपने blockchain पे डाल दिया, let's say कि आधार कार्ड का डेटा डिसेंट्रलाइज कर दिया. So जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, they can just go to like क्या आधार कार्ड है आपका, so yeah we can pull your all the previous database कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपको कब कौन सी डिजीज थी. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कितनी लाइफ इजी हो जाएगी. They don't have to ask the user कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, आपको पहले हार्ट अटैक तो नहीं आया, काइंड ऑफ दिस थिंग, कुछ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है. जब इंश्योरेंस कराने जाते हैं दे आस्क यू दिस सेवरल डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट. जब आप कार इंश्योरेंस कराने जाते हो सो दे विल आस्क यू कि आप प्रीवियस रिपोर्ट कैसी थी, पुरानी कार पे थी, उसका कितना है, नील डेप्थ है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर ये सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर्ड है, डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज भी कर लो इसको, लेट्स से कि सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, where this car company, this insurance company, this healthcare company can go just fetch the data of user base before providing them the product. तो उनके पास में कितना अच्छा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आ सकता है. They don't have to query the users कि हाँ आप बताओ, हमसे नहीं पूछना पड़ेगा. They can just grab it from the blockchain itself. Supply chain can be solved with the help of blockchain. कि that this is a really good example of supply chain कि ships, empty container ships वाला आप गूगल पे जाके करोगे सर्च supply chain example of blockchain कि there's a lot of empty ships that goes back to port from port A from port B. Like India, let's say India ने oil import करा रशिया से, ships के अंदर आएगा, भरा हुआ कंटेनर्स आएगा, इंडिया से बहुत बार खाली कंटेनर्स वापस आते हैं रशिया के अंदर, बिकॉज उनका कुछ एक प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे उनको पता लगे कि हाँ ये खाली प्लेटफॉर्म आ रहा है, सो वी कैन फिल अप दिस प्लेटफॉर्म दिस कंटेनर विद सम अदर आइटम्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. ऐसा कुछ नहीं. इफ वी कैन इंटीग्रेट दैट इन ब्लॉकचेन, इट्स अ रियली ह्यूज व्हाट वी से यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, और जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा. वी कैन डू दैट थिंग. एंड नाउ पार्ट ऑफ कि इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग और नॉट रेगुलेट भी नहीं कर रही है, अनरेगुलेट भी नहीं कर रही है, डरा भी रही है कि बैन कर देंगे, डरा भी नहीं, टैक्स बढ़ा देंगे. सो
अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है, लाइक द 30% टैक्स जो उन्होंने बोला उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि किस चीज के ऊपर लगेगा, परफेक्टली किस चीज के ऊपर लगेगा उसकी श्योरिटी नहीं है। 1% टीडीएस मेरे को देना है कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग राइट नाउ ईदर। अभी और न्यूज आई 28% जीएसटी, वो कैसे लेगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग आल्सो। कुछ श्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेनिंग इज हैपनिंग। लाइक कितने सारे वेब3 डेवलपर्स, आई नो लॉट ऑफ डिफरेंट नेम्स, आई कैन नेम लाइक कंपनीज का नाम ले सकता हूँ मैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम। इंस्टाडैप इज मेड बाय एन इंडियन फाउंडर्स, वन ऑफ द बेस्ट DeFi प्रोटोकॉल आउट देयर। फिर राउटर प्रोटोकॉल, सॉकेट प्रोटोकॉल दैट वी आर यूजिंग फॉर द स्वैप एंड ब्रिज थिंग, इट इज मेड बाय इंडियन फाउंडर्स। Polygon network is made by Indian founders. WazirX, they are all moving out of India because this countries like UAE, this Arab nations are really supporting crypto and DeFi platform out there. Like this एक बात चली थी ट्विटर पे कि अगर this time ETH India will happen, it will happen in Dubai, because सारा जो Web3 जो लोग हैं Web3 वाले इंडिया के, वो सब दुबई में बैठे हुए हैं। So ETH India will happen in Dubai this time. So ऐसे एक मीम चला था वो, that is right, because मोस्टली जो भी Web3 वाले हैं, रिसेंटली लास्ट वीक मेरी 3-4 जनों से बात हुई who are building on top of Web3, Indian founders, they are also sitting in Dubai right now. Yeah, I hope that if there's somebody who's listening or the government, I mean, takes a proactive stance, because you said, I mean, Polygon network, Meta is using it, you know, and there are so many excellent startups here in the space of Web3 who are looking at greener pastures like UAE, Dubai, you know, because those are the places, you know, where they are more open to, you know, accepting these Web3 startup, because ये future है. This is the world that we are going into, and अगर हमारा nation doesn't hold on to entrepreneurs or startups, सारे भाग जाएंगे, and then we'll again, मेरे ख्याल से हम लोग we'll be left crying कि अरे यार हमारा why haven't we created a global company? तो वो we have to look inward and say क्या मतलब it's because of us, क्योंकि अगर हम enabling और empowering ecosystem नहीं build करते हैं और हम लोग continuously we are trying to create demotivating ecosystem, वो तो भागना ही है. And you spoke about blockchain, the use cases, you know, the use cases are across industries, and I think we're just understanding the language of it, and everything needs to be binded. मेरा जो, because of all the conversation that I'm having with people, एक चीज बहुत simple हो रहा है कि मतलब है ना, एक technology नहीं है ये, everything is converging, you know, blockchain is converging with NFTs, it's converging with artificial intelligence, converging with IoT, it's converging with augmented reality, virtual reality, mixed reality, and वो स्टैक बन रहा है, उसका जो है ना वो यूज केसेस निकलने वाले इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली गेम चेंजिंग. सो आई होप कि मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है या the ecosystem over here looks at it and tries to make some changes which is beneficial for us, you know, in the long run. My last question to you, there are a lot of these students, entrepreneurs who want to get into Web 3.0 and or want to understand a blockchain, cryptocurrency क्या है, or they want to make money, you know, उनके लिए क्या advice होगा for you? What's the advice for them, and maybe paint a picture of the future of Orange Wallet and Web 3.0 here in India. So let's say if government adopts Web3, so Web3 का future is a बहुत ही अच्छा future, because the only thing why these founders are out of India is because they don't want IT department or RBI to banging on their doors कि what you are doing, this is illegal and all of these things. अगर ये चीज नहीं होती, then the future of Web3 is really good in India. We have a lot of skilled Web3 developers that I can talk about. We have a lot of Web3 founders who are originating out of India. If India supports it Web3 right now, it can really like be the next transition of for the India ki and underdevelopment या developing countries से developed country कैसे बन सकता है. Maybe Web3 can be a path for that part, right? And for the young entrepreneurs or someone who is just starting with the DeFi or with the crypto, with the blockchain, Web3. So first of all, so ये जो 10-20 साल जो जब भी Web2 आया, इसके में इतनी सारी चीजें चेंज हुई. Same thing will be happening for the Web3. Web3 आया है स्टार्टिंग में वही सेम फाइनेंस के ऊपर. नाउ पीपल आर मूविंग टू गेमिंग, NFTs, आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, AR VR के ऊपर जा रहे हैं. देन पीपल विल मूव टू सोशल मीडिया फॉर श्योर. सो आई एम आल्सो गिविंग आउट आइडियाज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स कि किसकी साइड के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, बिकॉज आई आल्सो हैव द सेम आइडियाज कि फाइनेंस के ऊपर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बिल्ट अपॉन द फाइनेंस. So you can talk about the finance. We can talk about the healthcare also. Healthcare के ऊपर Web3 डाल सकते हो. We can talk about social media, NFT, games, e-commerce also. Then everything that was made on Web2
will be originally like there will be some part of Web3 जो कि Web2 के अंदर घुस जाएगा like जैसे कि Web2 Web1 के अंदर घुसा वैसे ही some part of Web3 will enter into Web3 और कुछ कुछ चीजों के अंदर कुछ कुछ changes होते हैं and that's how Web3 will evolve in the future. And for the young entrepreneurs और जो students जो कि इसके अंदर घुसना चाहते हैं, I'll highly recommend them to read a bit about how Bitcoin works. Like अभी जो मैंने बात की सब ऊपर ऊपर की थी मोटा मोटा x+x-10 y+10 इथेरियम कैसे काम करता है ये पढ़ो. इथेरियम की डॉक्स इथेरियम की साइट पे जाओगे तो दे हैव रियली गुड डिटेल्ड डॉक्स कि ब्लॉक क्या होता है, हैश कैसे कैलकुलेट होती है. दे हैव मेंशन्ड आउट एवरीथिंग रियली इन अ सिंपल मैनर. Ethereum के ऊपर then you can move on to study a bit deeper about, if you want to study a bit deeper, you can study about L2s, like how these different L2s are working, like how Polygon is working. You can also look onto JK Sync, a new layer 2 that is emerging out right now, a really good layer 2 JK Sync. You can read about Avalanche, Arbitrum, all these different layer 2s. Then you can start coding, you can start understanding or coding into Solidity. Solidity is the language जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करने के लिए यूज होते हैं. सिमिलर लाइक पाइथन जावा वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी हैव सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो डिफरेंट चेन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट यू कैन स्टार्ट विद सॉलिडिटी. इथेरियम के ऊपर यूज होती है. यू कैन स्टार्ट थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल्स देखने चालू करो. वी हैव आई हैव अ रियली गुड रिसोर्स फॉर एवरीवन हु वांट्स टू स्टार्ट लर्निंग इनटू वेब3, दैट इज क्रिप्टो ज़ॉम्बीज. क्रिप्टो ज़ॉम्बीज एक वेबसाइट है जो कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट सिखाती है in a form of game. So उसके अंदर they ask you to build a game of zombies कि हाँ zombies एक zombies को खा रहा है, नया zombie बन रहा है, kind of this thing. काफी अच्छा है. मैंने भी खेला है, काफी मजा आया उसको करने में. To be honest, it is really fun experience. वहाँ पे जाओ, उसके अंदर part लो. It is free for all. Then many different this networks gives out bounties or what we say grants for the different projects. कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है, let's say if you have an idea कि I can solve healthcare, let's say healthcare using blockchain, and I want to do that using Polygon network. So you can go to Polygon grants page, you can apply for a grant over there. There's sites like Gitcoin where most of the networks like Avalanche, Gitcoin, or the protocols also post their bounties. जब bounties डालते कि if someone can let's say fix this page कि आवे का कोई page है, आवे can post the bounty कि आवे का page है, इसके ऊपर API calculation सही से नहीं हो रहा है. So they have all this code base publicly available on the GitHub, right? So if someone can like rectify this error, कोई चीज सही कर सकता है, या फिर लेट्स से आवे के लिए कोई एक नया पेज बनाना है, आवे वालों को डॉक्यूमेंटेशन पेज बनाना है, इफ समवन कैन क्रिएट दिस पेज फॉर देम लाइक अ फ्रीलांसर, सो उसको बाउंटीज मिल जाएगी वहां पे. सो दे कैन गो एंड ग्रैब द बाउंटीज ऑन साइट्स लाइक गिटकॉइन एंड अ लॉट ऑफ रिसोर्स. बहुत सारा है पढ़ने के लिए. डॉक्स पढ़ लो, सब चेन्स जो होती है, पॉलीगॉन चेन ले लो, एवलांच चेन ले लो. ये लोग अपने अपने डेवलपर प्रोग्राम भी चलाती है जिसके अंदर वो सिखाते हैं कोडिंग करना खुद से फ्रॉम द स्टार्ट, स्क्रैच ऑल्सो, कि किसी को कुछ नहीं आता, so they can start a career in Web3. So they heavily incentivize the student also. काफी अच्छा incentive भी देते हैं सीखने के लिए. If you develop on that, then the salaries are way higher than Web2 developers for the Web3 developers. That being said, there's a hell lot of future for the India if Indian governments really regulates the crypto and really accept the crypto. If you have the desire and intent, वो ये जो इंटरनेट है ना, वो सबसे बड़ा टीचर है. एवरीथिंग इज देयर. वो सिर्फ है कि वो डिजायर चाहिए कि मतलब जाके थोड़ा देखो थोड़ा उसमें, क्योंकि मतलब है ना, वट एवर यू वांट टू डू, वट एवर यू वांट टू लर्न ना, वो यू विल फाइंड कंटेंट ओवर देयर वेयर you, and it's almost free. So I mean, to the listeners, yeah, I mean, nothing is stopping you. I mean, Web3.0 is the future. Like Akshit said, you know, we are moving from Web 2.0 to Web 3.0. And it's going to open up huge, humongous opportunity for everyone. So jao, make some money, make some good business. Last, Akshit, you missed out the future of Orange Wallet. Yeah. Last or ending note, would you want to end on that? Right. So Orange Wallet, we are just building up right now. User को ध्यान में रख के कि user को क्या-क्या चीजें चाहिए and how we can make life simpler for the user. So Orange Wallet will be the best aggregated experience provider for the user for anything they want to do for the happening Web3 world. I can say कि Web3 के अंदर कुछ भी हो रहा है, if user want to dive into the Web3 world, Orange Wallet will be the best aggregated experience provider, or the, let's say, the default wallet for the user by the line, let's say 2-3 years down the line from now. I can say that because we have a really extensive or really good roadmap. We have like हमने एक-एक चीज के बारे में सोचा है कि यूजर को क्या-क्या चाहिए हो सकता है, so that कि यूजर को let's say कि दर बदर भटकना नहीं पड़े for the different things. कि यार
मेरे को स्वैप करना है, so I don't have to go to 1inch, I can use it directly in the application. मेरे को कोई वेबसाइट ओपन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना. अगर मेरे को NFT खरीदनी है, so we have thought of that. We have also thought of like NFT social media also, trading also, a whole lot of things. कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि Web3 के अंदर that traditional wallets like Trust Wallet, MetaMask, even Frontier, even Rainbow Wallet is not doing right now. और उसके बारे में सोचा भी है इन लोगों ने. We have thought of that thing कि यार यूजर को क्या क्या चाहिए हो सकता है. We are covering all these things in the Orange Wallet. काफी अच्छा UI बना रहे हैं. We are experimenting a lot on the UI and UX. One thing that is we have not launched our token right now because we want to give the best experience for the user, and we're not here to make a lot of money out of the token. Like जो normally होता है कि token बना के बेच दो and then token के ऊपर खेलते रहो and that's it. So we are playing a lot on the farther side कि हाँ user को कैसे अच्छा experience दे, how we can build a better company, a better wallet for a user. So I can definitely say one thing: Orange Wallet will be the default wallet for the user 2-3 years down the line from now. Perfect. And you will see, yeah, and we have not started any marketing right now. अभी तक market में एक रद्दी भर भी पैसा हमने डाला नहीं है because we are still developing right now. And once all the good things are done, all the things that जो हमको लगता है कि priority पे है या user को चाहिए वो हो जाएगी, then we'll do a lot of marketing, then they will see a lot of users on the Orange Wallet. We already have a lot of users right now. Just to share them, like around 10 to 15,000 users on Orange Wallet using daily and all of these different things. But yeah, that being said, the Orange Wallet will be the default wallet and the best aggregated experience provider for the user. Actually, thank you. Wish you and your team the very best. And I think मेरे ख्याल से ना वो जो listeners को ये लेना चाहिए, simple, मतलब life में simplicity always works. And if you create an experience, a simplified experience for a user, you have won the game in the long run. So wish you the very best, Akshit. And to my listeners, if you like what you see in here, then please press the subscribe button. And until next time, see you guys. Bye bye. Thank you, Akshit. Bye.